गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं समास हिंदी सब्जेक्ट से। आइए देखते हैं समास क्या होता है। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जी हां, समास के जो संक्षिप्तीकरण है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए इसको डिफिनीशन को देख लेते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए अब देख लेते हैं ये 6 भेद कौन कौन हैं। ठीक है। आइए ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये 6 भेद कौन कौन हैं। जिसमें से पहला है, समास के भेद देखेंगे। समास में पहला भेद है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास और पांचवा है अव्ययी भाव समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 हम लोगों ने पढ़ा। छठवां बहुब्रीहि समास पढ़ा। अब आइए इस 6 को देख लेते हैं। इसमें से पहला है द्वंद्व समास। कि द्वंद्व समास क्या होता है और उसका ट्रिक क्या है। तो अब देखेंगे हम लोग द्वंद्व समास। देखिएगा, द्वंद्व समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हो? प्रधान होते हैं, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, चाहे पहला हो या दूसरा हो। इसमें दो अगर पद हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होंगे? प्रधान होंगे। उसको आप द्वंद्व कहेंगे। जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं। आसान सा एक ट्रिक है, इस ट्रिक को देखेंगे। ट्रिक है, द्वंद्व समास में अधिकतम क्या होता है? योजक चिन्ह छिपा होता है। तो जो ये योजक चिन्ह होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, योजक चिन्ह जो होता है वह कोई जरूरी नहीं है कि जब योजक चिन्ह आपको दिया हुआ हो तो वो निश्चित रूप से द्वंद्व समास ही होगा। कभी कभी वह अव्ययी भाव समास भी हो जाता है। आगे आपको बताएंगे, जब अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे तो ऐसा क्यों होता है। ऐसे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लो आपको कहीं लिखा गया है, जैसे एक ही शब्द का बार बार प्रयोग आ जाए कि रात रात, रात और योजक चिन्ह दे करके पुनः लिख दे रात। ठीक है। मान लो ऐसा कर दे बेटा कि लिख दे रात और पुनः लिख दे रात। ठीक है मित्रों। तो जब ये रात और रात लिख देगा तो अब यहां पर भी योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, योजक चिन्ह का लोप है। पर क्या यह द्वंद्व है? यह द्वंद्व नहीं है। अधिकतर योजक चिन्ह रहता है, पर अगर समान आ जाता है तो वह द्वंद्व नहीं बल्कि अव्ययी भाव हो जाता है। तो यही मेरे को बताना था। तो ये ट्रिक होता है कि योजक चिन्ह होता है पर हर जगह नहीं होता। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, सेकेंड ट्रिक है कि द्वंद्व समास में और विभक्ति जो है, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। उसमें और विभक्ति होती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे माता पिता, तो देखिए माता और पिता में योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहां पे योजक चिन्ह लगा है। ठीक है। यहां पे योजक चिन्ह लगा है, आपने द्वंद्व समास में देखा। तो माता पिता में योजक चिन्ह लगा है। यहां दोनों प्रधान भी है। देखो, माता और पिता दोनों ही प्रधान है। और यहां पे लोप हुआ है और का। ठीक है। राम कृष्ण में भी देखिए योजक चिन्ह लगा है। भाई बहन है, भाई और बहन। पूर्ण पाप पूर्ण
पाप और पुण्य दोनों पद सभी में प्रधान है। सुख दुख, सुख और दुख, देख रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का जो है लोप होता है, इसमें योजक चिन्ह होता है। तो देख रहे हैं यहां पे सभी में क्या है, योजक चिन्ह भी है और का लोप है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो है द्वंद्व है, दोनों पद प्रधान है। अब आइए देखते हैं द्विगु समास। तो देखेंगे द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो। मित्रों, जिस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो वह जो है द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक हो यानी संख्या से स्टार्टिंग हो, संख्यावाचक हो, पूर्व पद पहला पद जो है संख्या से स्टार्ट होने वाला हो, संख्यावाचक संख्या हो। लगे जैसे आप संख्या का नाम ले रहे हैं, जैसे नौ रत्न, तो नौ जो है संख्या आ गया, तो ऐसा है, उसको आप कहते हैं द्विगु समास। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिएगा, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। इसमें संख्या की प्रधानता होती है, लगता है कि जैसे संख्या से स्टार्टिंग हो रही है, नाम संख्यावाचक होता है। जैसे नौ रत्न अर्थात 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन यानी तीन भुवनों का समूह, या आप कह सकते हैं 3 मंजिल या 7 मंजिल, तो 7 मंजिलों का समूह, है ना। ऐसे ही होता है, जिसमें संख्यावाचक होगा तो वह जो है द्विगु समास होगा। संख्या की यहां प्रधानता होगी, प्रथम पूर्व पद में ही आप देखेंगे कि संख्यावाचक होगा। आपने देखा नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, सतमंजिल, सभी में क्या है, संख्यावाचक है और संख्या की प्रधानता मिल रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। यानी जो पहला पद है बेटा, मित्रों ये समझ लीजिए, जो पहला पद है वह विशेषण है और जो दूसरा उत्तर पद है, बाद वाला पद है, वो विशेष्य है। वहां कर्मधारय समास होता है। यानी इसका ट्रिक देख लीजिए, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहा गया है या कहते हैं। यहां पे आपको ऐसा लगे कि यहां विशेषता किसी का बताया जा रहा है, तो उसी को कह दोगे कर्मधारय। ठीक है मित्रों, देखिए जैसे काली मिर्च, देखिएगा यहां पे क्या है, काली मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली है। काली है जो मिर्च, इसका पता चल रहा है कि काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल कैसा है, नीला है, यहां इसकी विशेषता बताई जा रही है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी कि अंबर पीला है, यह उसकी विशेषता है, पीतांबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, देखिएगा एक शब्द आया है पीतांबर। पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, तो पीतांबर बहुब्रीहि हो सकता है। कर्मधारय तभी आप मानेंगे जब बहुब्रीहि नहीं दिया होगा। जब हम बहुब्रीहि बताएंगे तो उसको और क्लियर कर देंगे। देखिएगा, पीतांबर में पीला अंबर तीसरे अर्थ को भी दे रहा है, तो इसलिए यहां अगर आपको बहुब्रीहि मिलता है तो पीतांबर आएगा तो आप बहुब्रीहि मारेंगे, अगर बहुब्रीहि नहीं है तो इसको कर्मधारय कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास। अब देखेंगे अव्ययी भाव समास को। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं या वह कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका भी ट्रिक देखते हैं। तो इसका ट्रिक है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा आपको शब्द मिले जिसमें अव्यय का प्रयोग किया गया हो, अव्ययी भाव का अव्ययी भाव कहलाएगा। अब उसमें उपसर्ग का कैसे प्रयोग होगा ये देखिए। उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी शब्द के पहले लगता है,
और प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहां उपसर्ग की बात हो रही है। जैसे यथा, देखेंगे जैसे यहां पे यथा स्थान, यानी स्थान के अनुसार, यथा स्थान, तो यथा इसमें जो है स्थान के आगे यथा उपसर्ग लगा है, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। यानी कि यथा स्थान, यथा स्थान का मतलब हुआ स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यानी आ इसमें उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यहां दिन में प्रति उपसर्ग लगा है, यथा समय, समय के अनुसार, है ना, यानी कि समय में यथा लगा है, इसी तरह यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ऐसे आप जो भी शब्द मिलेंगे अव्ययी भाव होंगे। एक बात और याद रखिएगा, हमने बताया था अभी कि योजक चिन्ह वाले शब्द, जैसे यहां पे देखिए रात रात, ठीक है, रात रात, इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें जो है एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जब होती है तो उसे अव्ययी भाव समास भी कहा गया है। तो यहां पे रात रात, दिन दिन, ये सब क्या है, रिपीटेशन है, एक ही शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है, तो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसको भी अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिस समास में, बहुब्रीहि समास देख लेते हैं, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष जो तीसरा अर्थ का बोध होगा, वही जो है बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे दशानन, अब देखिएगा दशानन का मतलब क्या हुआ, 10 मुख हैं जिनके, दशानन यानी कि 10 मुख वाले, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात एक तीसरा अर्थ निकल रहा है कि 10 मुख वाला रावण, कौन है, रावण है, तो इसलिए ये तीसरा अर्थ आ गया रावण, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। बात आप समझ गए होंगे। सेकंड इसमें देखेंगे, सेकंड है नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी कि नीला कंठ है जिनका, तो नीला कंठ किसका है, शिव जी का, तो तीसरा अर्थ मिला आपको शिव जी, तो इसलिए यहां पर भी बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है लंबोदर, यानी लंबा उदर है जिनका, गणेश जी, लंबा उदर किनका है, गणेश, तो इसलिए तीसरा अर्थ निकला गणेश जी का, तो ये भी हो गया बहुब्रीहि। ऐसे ही गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये श्री कृष्ण तीसरा अर्थ निकल गया, तो इस तरह से ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा बहुब्रीहि समास। आगे नेक्स्ट देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिएगा तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। देखिएगा पूर्व पद तो गौण होगा, पर उत्तर पद यहां पर प्रधान होगा, इसको याद में रखिएगा, बाद वाला जो पद होगा वो प्रधान होगा, वही क्या होगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, इनके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और जो है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो है 6 भेद तत्पुरुष के हैं। इन 6 भेद में आप कारक के हिसाब से देख सकते हैं कि किसमें कौन सा तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष में जो है इसका शॉर्टकट ट्रिक देखा जाए तो केवल यही है, कारक शब्द इसमें छिपा रहता है, उसमें लोप होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसको भी कि कारक शब्द कैसे और किस तरह से छिपा रहता है। जैसे आप देखेंगे यहां पे
कर्म तत्पुरुष पहला है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कर्म का कारक क्या होता है। एक वीडियो हम कहेंगे तो आपको बना देंगे सभी कारक का, कि किसका जो है क्या चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, उसका कारक का चिन्ह अब याद करना पड़ेगा। अगर जानते होंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे कर्म का को का लोप होता है, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मतदाता, मतदाता यानी मत को देने वाला, को देने वाला, यहां पे को तो को जो है को का लोप हो रहा है, चिन्ह को, कर्म को आता है। तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, ये याद होना चाहिए, उसके अनुसार आप कर पाओगे। तो यहां देखेंगे मतदाता यानी मत को देने वाला, को यहां पे चिन्ह का लोप है। गिर, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जिसमें भी कर्ता का लोप हो, कर्ता के चिन्ह का, वह तत्पुरुष होगा। अगर तत्पुरुष केवल पूछता है तो आप ये देख लीजिए कि कहां कर्ता का लोप हो रहा है, वहां तत्पुरुष हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखेंगे तो जो सेकेंड है यहां पे, वो है करण तत्पुरुष। जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो, तो करण में क्या होता है, से के द्वारा, इसका जो है चिन्ह होता है से और के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा ये इसका चिन्ह होता है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे तो पहला है जन्मजात, यानी कि जन्म से उत्पन्न जो होता है उसी को जन्मजात कहते हैं। तो यहां पे से देख रहे हैं, से जो है चिन्ह का लोप है, इसलिए करण हो जाएगा। मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो यहां पे जो है करण तत्पुरुष है, क्योंकि यहां पे से का लोप है, देख रहे हैं। गुणहीन, गुण से हीन, जो गुण से हीन हो, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। आइए जो है अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, संप्रदान तत्पुरुष क्या है। संप्रदान तत्पुरुष ट्रिक है, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो उसी को कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो संप्रदान में के लिए होता है। ठीक है, ट्रिक देखेंगे संप्रदान में के लिए, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी में क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए आ गया, संप्रदान का के लिए होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष तो होगा ही, कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो यहां के लिए आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, संप्रदान हो गया। अब इसके बाद देखेंगे आपादान। यहां जो है आपादान का मतलब होता है से कारक, यहां से कारक होता है। ट्रिक है, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो इसलिए धन से हीन, देखिए धन से हीन यानी धन से वह हीन है, इसलिए तो अपादान हो गया। भय से भीत, भयभीत, भय से भीत है, से आ गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो इस तरह से ये बन गया। तो अपादान में से कारक का लोप होता है, उसको क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह आप याद कर लीजिए। आइए इसके बाद देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष क्या होता है। संबंध तत्पुरुष में देखेंगे ट्रिक है, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, संबंध काकी के, देखेंगे संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का की के। अब जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, यहां का जो है लोप हो गया। दीनचर्या, दीन की चर्या, की का आ गया लोप। भारत रत्न, भारत का रत्न, का लोप हो गया। तो इस तरह से यह संबंध तत्पुरुष हो गया। यहां पे संबंध बताया गया कि प्रेम का सागर, दीन की चर्चा, भारत का रत्न, है ना, का लोप हो रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष ट्रिक है जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। तो अधिकरण में पर होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक है, तो अब देखेंगे अधिकरण में पर। ट्रिक है अधिकरण कारक यानी में पर का लोप होगा। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण होगा। नीति निपुण यानी नीति में निपुण, तो यहां पे अधिकरण हो गया। आत्मविश्वास, आत्मा में पर विश्वास करने वाला, पर भी हमने कहा कि पर का और में पर आदि आता है। तो आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो इस तरह से आ गया घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो इस तरह से ये हो गया अधिकरण। आइए अब देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 6 अधिकरण संबंध, सभी को पढ़ा। संप्रदान अप्रदान जितने भी थे, 6 जो समास के तत्पुरुष के भेद हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।